हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ और आज जो है हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई हमारा, मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, तो वो रूस से। तो भाई यही तो करेक्ट है, रूस से जो है मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अमेरिका से आप लोग क्या याद रख लीजिएगा, तो मूल अधिकार का जो विचार लिया गया है भाई, फंडामेंटल राइट का जो विचार लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है। और साथ में याद रख लेना आप लोग, न्यायिक पूर्वावलोकन। तो न्यायिक पूर्वावलोकन का विचार, मूल अधिकार का विचार, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये भी अमेरिका से लिया गया था मेरे भाई। राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, तो ये सब जो है कहाँ के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अमेरिका के संविधान से। ये सब आप लोग अपने कॉपी में लिखते हुए चलेंगे। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात हुई हो तो दक्षिण अफ्रीका से याद रख लेना, संविधान संशोधन का प्रक्रिया लिया गया है। संविधान संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन का प्रक्रिया मेरे भाई। अगर ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से याद रख लेना आप लोग, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर पूछ ले कि जो संयुक्त बैठक होता है, ज्वाइंट सेशन जो होता है, ज्वाइंट सेशन भाई, दोनों सदन का, जो संसद के दोनों सदन का जो ज्वाइंट सेशन होता है वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो यहां पर देखो मैंने भाई आपके साथ जो है एक ही क्वेश्चन में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट डील किए हैं एक ही क्वेश्चन में। तो आप लोग समझ लो कि ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूं, बल्कि जितने भी डिटेल बन सकते हैं वो मैं यहां पर करा दे रहा हूं। तो आपको 2 मिनट में मैंने 8 पॉइंट्स कराए हैं, मतलब एक क्वेश्चन में आपको 8 आंसर मिला है, मतलब 8 क्वेश्चन का 8 आंसर आपको मिला है बस एक ही प्रश्न में। तो इस बात को आप लोग ध्यान में जरूर रखना कि यहां पर डिटेल डिस्कशन आपको कराया जा रहा है। तो आप लोग जरूर इस डिटेल डिस्कशन को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नीति निदेशक तत्व जो होता है मेरे भाई वो होता है डीपीएसपी। ठीक है। तो डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये कहां के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा या ब्रिटेन। तो डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है। अब यहां पर देख लो आप लोग को फ्रांस की बात हुई है, तो फ्रांस से याद रख लेना एक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत था भाई, ये यहां से लिया गया है फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहां से, तो फ्रांस से लिया गया है। इसको ध्यान में रख लेना है आपको। अगर कनाडा से आपसे पूछ ले कि कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से याद रख लेना केंद्र के साथ जो है संघात्मक व्यवस्था। तो कनाडा से क्या याद रख लेना है आपको, केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। ठीक है। तो केंद्र के साथ जो था वो संघात्मक या संघीय व्यवस्था, कुछ भी याद रख सकते हो। तो केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था आप लोग याद रख लेंगे कनाडा से। ओके फ्रेंड्स। अगर ब्रिटेन की बात हुई है तो ब्रिटेन से आपको क्या याद रख लेना है भाई, तो देख लो ब्रिटेन से एक तो याद रख लेना पहले एकल नागरिकता। ब्रिटेन से याद रख लेना एकल नागरिकता। ब्रिटेन से याद रख लेना है आपको एकल नागरिकता। दूसरा याद रख लीजिएगा द्विशासन्य व्यवस्था जो होता है, द्विशासन्य व्यवस्था या द्विसदन्य व्यवस्था जिसे कहते हैं, द्विसदन्य व्यवस्था। तो द्विसदन्य व्यवस्था याद रख लेना आप लोग ब्रिटेन से, व्यवस्था। तो द्विसदन्य व्यवस्था आप लोग कहां से याद रखोगे, तो ये ब्रिटेन से द्विसदन्य व्यवस्था आप लोग ब्रिटेन से याद रखोगे। द्विसदन्य व्यवस्था आप लोग ब्रिटेन से याद रख लेना मेरे भाई, व्यवस्था। अगर आपसे पूछ ले संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली भी आपको ब्रिटेन से याद रखना है। संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली भी कहां से याद रख लेना है आपको, तो ब्रिटेन से याद रख लेना है। ठीक है। आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो प्लीज आप लोग अपने कॉपी में इसे लिख लोगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है, भाग 1 में पूछा है क्या है।
संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो देखो भाई भाग एक में तो यही है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो है भाग एक में आता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं कुछ आपको भाग यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूं। तो पहला तो भाग आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मूल अधिकार की बात हुई है तो मूल अधिकार आता है भाग 3 में। कितना में आता है? तो भाग 3 में मूल अधिकार आता है, भाग 3 में मूल अधिकार। नागरिकता अगर देख लो तो नागरिकता आता है आपके भाग 2 में। नागरिकता कितना में? तो भाग 2 में नागरिकता आता है। ठीक है, अब यहां पर देख लो राज्य के नीति निदेशक तत्व पूछा है, तो ये कितना में आएगा? तो ये भाग 4 में आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में नीति निदेशक तत्व आता है। अगर मूल कर्तव्य पूछ ले कितना में आता है भाई? तो मूल कर्तव्य जो है भाग 4A में आता है, मतलब 4A में। ठीक है, तो भाग 4A में मूल कर्तव्य आता है, इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग। संघ की बात होगी तो संघ जो है आपके भाग 5 में आता है, और अगर राज्य का बात होगा तो राज्य जो है भाग 6 में आता है। राज्य कितने में? तो भाग 6 में। ये सब कॉपी में आप लोग लिखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट ही सब आता है आपके एग्जाम में। तो अगर संघ पूछ ले तो भाग 5 में, राज्य पूछ ले तो भाग 6 में। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी पूछ ले भाई, यूनियन टेरिटरी पूछ ले आपसे, यूनियन टेरिटरी पूछ ले आपसे कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश कितने में आते हैं, तो ये भाग 8 में आते हैं, 8 में। अगर पंचायत पूछ ले तो भाग 9 में। पंचायत कितने में? तो भाग 9 में पंचायत आता है। ठीक है, तो भाग 9 में पंचायत आता है। नगर पालिका पूछ ले आपसे, नगर पालिका, तो 9A याद रख लीजिएगा, नगर पालिका 9A याद रख लीजिएगा। भाग 9A में जो है नगर पालिका आता है, इसको भी ध्यान में रख लेना आप लोग। अगर आपसे पूछ ले भाई क्या कहते हैं उसे, संघ और राज्य के बीच संबंध पूछ ले, संघ राज्य के बीच जो होता है संबंध, तो संघ और राज्य के बीच जो संबंध होता है वो भाग 11 में आता है, भाग 11 में आता है, संघ और राज्य के बीच संबंध। अगर आपसे पूछ ले, क्या मैं कह दूं अब, मान लो आपसे राजभाषा पूछ ले कि राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर पूछ ले कि राजभाषा, तो राजभाषा जो है भाग 17 में आता है, इसको ध्यान में रख लेना आप लोग। भाग 17 में आता है राजभाषा, राजभाषा भाग 17 में आता है। और अगर पूछ ले संविधान संशोधन, संविधान संशोधन पूछ ले, संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन जो आता है मेरे भाई वो भाग 20 में आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट डाउन करते हुए चलेंगे अपने कॉपी में। देखो यहाँ पर मैंने कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो मैंने यहाँ पे आपको 13 पॉइंट जो है डिस्कस करा है। तो 13 पॉइंट एक क्वेश्चन में डिस्कस करा है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। तो यार ऐसा डिटेल डिस्कशन तो शायद ही मिलता होगा, तो जो डिटेल डिस्कशन मिल रहा है उसका आप लोग बेनिफिट उठाइए, पूरा नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए अपने कॉपी में, फायदा मिल जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो देखो मूल संविधान में अगर अनुसूची पूछ ले तो मूल संविधान में अनुसूची जो था भाई वो 8 था। कितना था मूल संविधान में? अगर अनुसूची पूछ ले तो 8, और अगर प्रेजेंट टाइम में पूछ ले अनुसूची तो वो 12 है। तो प्रेजेंट टाइम में अनुसूची कितना है? तो प्रेजेंट टाइम में अनुसूची 12 है। ठीक है, अब अनुसूचियां भी मैं बता देता हूं आपको, तो अनुसूची भी याद कर लो, अभी कुछ भी पूछ सकता है ना, तो अनुसूची भी अभी रट लियो आप लोग। तो 12 अनुसूची में अभी बताता हूं। पहला अनुसूची में क्या है भाई? तो पहला अनुसूची में है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? पहला अनुसूची में यही है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। आपसे पूछ लेगा पहला अनुसूची में क्या है, तो पहला अनुसूची है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुसूची में क्या है? तो दूसरा अनुसूची में वेतन है, दूसरा अनुसूची में वेतन है मेरे भाई। और तीसरा अनुसूची अगर पूछ ले तो आपसे शपथ ग्रहण के साथ चले जाओगे, तो तीसरा अनुसूची क्या है? शपथ ग्रहण है, तीसरा अनुसूची शपथ ग्रहण। चौथा अनुसूची याद रख लेना राज्यसभा सीट का आवंटन है या बंटवारा, राज्यसभा सीट का आवंटन या बंटवारा कह सकते हो। तो राज्यसभा सीट का क्या है भाई? तो बंटवारा है। चौथा अनुसूची राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। पांचवा अनुसूची क्या है? तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का अनुशासन है। अनुसूचित जनजाति का क्या है भाई? तो अनुसूचित जो होते हैं जनजाति उनका क्या है? अनुशासित जो सूची होते हैं जनजाति उनका जो है क्षेत्रों का क्या है? प्रशासन है, क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको। अगर 6th अनुसूची की बात करें तो 6th अनुसूची में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का विशेष प्रावधान। ठीक है, असम, त्रिपुरा,
मेघालय मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम का क्या है, विशेष प्रावधान है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम का जो है विशेष प्रावधान है। अगर 7 अनुसूची में आ जाओ तो ये देखो सूची से रिलेटेड है, 7 है तो सूची से याद कर लेना, 7 सूची, ठीक है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 7 है तो सूची से रिलेशन इसको जोड़ देना है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 अगर है अनुसूची तो 8वीं अनुसूची में भाई भाषा है, भाषा जो आपका भाषा आता है वो 8वीं अनुसूची में आता है। 9वीं अनुसूची याद रख लेना, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची क्या है, तो भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार याद रख लोगे। 10वीं अनुसूची अगर पूछ ले तो भाई दल बदल याद रख लेना, 10 दल बदल, तो 10 से दल बदल ऐसे याद रखना है, 10 तो दल बदल, 10 है तो दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची क्या है, तो पंचायती राज है। तो 11वीं अनुसूची क्या है भाई, तो पंचायती राज है। और 12वीं अनुसूची अगर पूछ ले तो ये नगर निगम है, नगर निगम है। तो 12वीं अनुसूची नगर निगम। तो यहां पर मैंने आपको 12 के 12 अनुसूची का यहां पे मैंने डिस्कशन करा है, तो आप लोग 12 अनुसूची को टोटल लिख लेंगे एंड याद कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने 12 जो जितने भी अनुसूची होते हैं मैंने वहां पे यहां पर डिस्कस करा है, तो आप लोग पूरा कंप्लीट नोट्स बना लेना इसका। चलो नेक्स्ट में, पहला संविधान संशोधन कौन सा था, तो 9वीं अनुसूची। तो पहला संविधान संशोधन भाई बता दो आप ही लोग कौन सा था, तो यही तो 9वीं अनुसूची जो था ये पहला संविधान संशोधन था। और ये संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1951 में हुआ था, ठीक है। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और 9वीं अनुसूची जो था पहला संविधान संशोधन था। ओके फ्रेंड्स। अगर 10वीं अनुसूची, तो मैंने ये सब तो डिस्कस कर दिया है। 10वीं अनुसूची जो आपको क्या याद रख लेना है, दल बदल याद रख लेना है, दल बदल। दूसरी अनुसूची भी मैंने डिस्कस करा है, पहली भी। और दल बदल, एक चीज आप लोग याद रख लेना कि दल बदल जो था ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो 1985 के तहत जो है दल बदल को आपके जोड़ा गया था, इस बात को याद रख लेना। नेक्स्ट, पंचायत का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन। तो देखो पंचायत का गठन हुआ है तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो पंचायत का गठन किस संविधान संशोधन के तहत, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायत का गठन हुआ था, पंचायत का गठन हुआ था। और पंचायत में कितने विषय होते हैं भाई, तो पंचायत में विषय होते हैं 29 विषय होते हैं पंचायत में, पंचायत में 29 विषय होते हैं, इसको ध्यान रख लेना। 74वां संविधान संशोधन से हुआ था आपका नगर निगम का गठन, तो नगर निगम का जो भाई वो गठन हुआ था वो हुआ था आपके 74वां संविधान संशोधन से। और इसमें विषय कितने होते हैं, नगर निगम में विषय होते हैं 18, ठीक है। तो नगर निगम में विषय 18 होते हैं और नगर निगम का गठन 74वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 44वां संविधान संशोधन से याद रख लेना आप लोग कि जो था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया है, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया, वैधानिक अधिकार बनाया, ठीक है, वैधानिक अधिकार बनाया। तो दोनों याद रख लेंगे। तो कौन सा अधिकार बनाया है, अब जो है संपत्ति का अधिकार किस अधिकार के तहत आता है, तो वैधानिक अधिकार के तहत आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस अधिकार के तहत आता है, तो वैधानिक अधिकार के तहत आता है। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों तरह से आप लोग याद रख लेना मेरे भाई। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य समुद्री तट सीमा को छूते हैं, तो 8, 9। तो देखो भारत के कितने राज्य समुद्री तट सीमा, तो 9 राज्य जो है समुद्री तट सीमा को छूते हैं। और एक चीज और याद रख लोगे कि 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी भी जो होते हैं,
यूटी जो होते हैं, 4 यूटी जो होते हैं, यूनियन टेरिटरी, वो भी जो होते हैं समुद्री सीमा को छूते हैं। तो 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी जो है समुद्री सीमा को छूते हैं। अब जो है समुद्री सीमा को छूने वाले राज्य को आप लोग देख लो कौन कौन है। पहला तो याद रख लेना गुजरात, ये सब आप लोग लिख लो, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लो। पहला लिख लो गुजरात, दूसरा लिख लो महाराष्ट्र, तीसरा लिख लो कर्नाटक, चौथा लिख लो केरल, पांचवा लिख लो तमिलनाडु, सिक्स्थ लिख लो पश्चिम बंगाल, सातवां लिख लो आप लोग आंध्र प्रदेश, आठवां लिख लो आप लोग गोवा, नौवां लिख लो आप लोग उड़ीसा। तो 9 राज्य हो गए आपके जो है समुद्री तट को छूते हैं। और 4 जो केंद्र शासित प्रदेश जो छूते हैं वो है पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, ठीक है, और दमन दीव जो एक साथ में आ जाते हैं। तो पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, जो ये सभी 4 यूनियन टेरिटरी हैं जो समुद्री सीमा को छूते हैं। ये सब आप लोग लिख लेना भाई। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है बताओ? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, और सियाचिन है जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये कहां पर है? तो ये लद्दाख में है। लद्दाख में कहां पर है? तो लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, और ये कहां है? लद्दाख में। बाल्टोरो, अब्रूजी, बियाफो, ये सब भी जो है सारे ग्लेशियर के नाम हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन है। ओके, नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप पर बसी सबसे ऊंची चोटी। तो अंडमान निकोबार द्वीप पर बसी सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक। तो भाई यही है, अंडमान निकोबार द्वीप पर बसी सबसे ऊंची चोटी सैडल द्वीप है, ठीक है। तो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप पर बसी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेना। और अंडमान निकोबार द्वीप कहां पर है? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है भाई, ये जो है आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी, तो बे ऑफ बंगाल में स्थित है। कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जो है अंडमान निकोबार द्वीप जो है आपका स्थित है। इस बात को ध्यान में रख लेना। बे ऑफ बंगाल में जो है आपके अंडमान निकोबार द्वीप जो है स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप में द्वीप की संख्या कितनी है? तो द्वीपों की संख्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप में वो 572 है। तो 572 द्वीपों की संख्या है अंडमान निकोबार द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? तो 572। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। डोडा बेटा से क्या याद रख लेना है भाई? तो डोडा बेटा से आप लोग याद रख लेना, ये जो दक्षिणी भारत की जो है दूसरी ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी। तो सेकंड जो होती है ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा। और एक याद रख लीजिएगा आप लोग, दक्षिण भारत की पहली ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाता है वो होता है अन्नाईमुड़ी, ठीक है। तो दक्षिण भारत की पहली ऊंची चोटी या सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की पहली ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये हो जाता है अनाईमुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी, ठीक है। तो अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर इसी को कहता है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। इसे आप कह सकते हैं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिमी घाट दे दे या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दे दे, तो दोनों का आंसर जो है अनाईमुड़ी ही जाने वाला है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो दोनों का आंसर होगा अनाईमुड़ी। ओके फ्रेंड्स, अगर महेंद्रगिरी की बात हुई है तो महेंद्रगिरी होता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। महेंद्रगिरी से देख लो, याद रख लेना। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी जो है 1501 मीटर का है, 1501 मीटर का है भाई, 1501 मीटर। और महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में आपका सिचुएटेड है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है, 1501 मीटर है। ओके, आई होप इतना दूर क्लियर हो गया होगा। कॉपी में आप लोग अच्छे ढंग से ही सबको लिख लो, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से टकराता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर। तो द्वीप पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है? मुंबई। तो भाई यही तो करेक्ट है, द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर जो मुंबई हो जाता है, मुंबई। ओके, नेक्स्ट, नाथुला पास किस राज्य में है? तो नाथुला पास सिक्किम। तो सिक्किम में जो है आपका नाथुला पास जो है आपके लिए दर्रा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई दर्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और नाथुला पास जो है सिक्किम में है। अब मैं कुछ दर्रा यहाँ पे आपसे डिस्कस कर देता हूँ, पास डिस्कस करता हूँ, आप लोग राइट डाउन करोगे। अगर आपसे पूछ ले कि जोजिला पास कहाँ है, जोजिला,
तो जोजिला पास जो है आपके जम्मू कश्मीर में है। जोजिला पास कहाँ है मेरे भाई? तो जोजिला पास जो है जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है जोजिला पास है। अगर आपसे पूछ ले बुर्जिला पास कहाँ है, तो बुर्जिला पास कहाँ है बताओ तो आप लोग। बुर्जिला पास, तो बुर्जिला पास जो है ये लद्दाख में है, लद्दाख। तो ये सब आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। तो बुर्जिला पास लद्दाख में है। अगर आपसे पूछ ले शिप किला कहाँ है, तो शिप किला दर्रा, तो शिप किला जो है भाई ये हिमाचल प्रदेश में है। शिप किला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है आपका शिप किला दर्रा। और साथ में याद रख लेना एक बारालाचला, तो बारालाचला दर्रा भी कहाँ है, तो बारालाचला दर्रा भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। शिप किला और बारालाचला कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो लिपुलेख दर्रा बताओ कहाँ है, आप लोग शायद याद होगा आपको। लिपुलेख दर्रा अगर पूछ ले आपसे, तो लिपुलेख दर्रा आता है आपके उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले मानाला दर्रा, मानाला दर्रा, तो मानाला दर्रा भी आपके उत्तराखंड में हो जाता है। और एक होता है ठगला दर्रा, ठीक है, तो ठगला दर्रा या फिर मानाला दर्रा, तो ये सब आपके उत्तराखंड का दर्रा है। अगर आपसे पूछ ले नाथुला दर्रा, तो ये सिक्किम में है। और भाई एक याद रख लेना आप लोग, क्या कहता हूं उसे, बोमडीला, बोमडीला दर्रा अगर आपसे पूछ ले, तो बोमडीला दर्रा अगर आपसे पूछ ले, तो बोमडीला दर्रा है आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो बोमडीला कहाँ है, तो बोमडीला दर्रा जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। इसको भी ध्यान में रख लेना। तो जितने भी पास हो सकते थे मैंने पास को यहाँ पर डिस्कस करा है, आपसे दर्रा को डिस्कस करा है। आप लोग इसको भी राइट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है, तो कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी कौन से पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है बताओ तो आप लोग। धौलाधार तथा पीरपंजाल, तो बिल्कुल यही है, धौलाधार तथा पीरपंजाल श्रेणी के बीच जो है कुल्लू घाटी स्थित है आपका। नेक्स्ट, विमान की ऊंचाई नापने में किसका उपयोग, तो विमान की ऊंचाई अगर पूछ ले मेरे भाई, तो विमान की ऊंचाई अगर पूछ ले, तो विमान की ऊंचाई हमेशा चले जाना किसके साथ आप लोग, तो विमान की ऊंचाई पूछा है तो अल्टीमीटर के साथ हमेशा आपको जाना है। अगर ऑडियोमीटर है तो इससे जो है ना ध्वनि जो साउंड होता है उसका तीव्रता का पता चलता है। तो ठीक है, ध्वनि का तीव्रता जो नापा जाता है वो ऑडियोमीटर से नापा जाता है, इसको ध्यान में रख लेना है। तो ध्वनि का तीव्रता ऑडियोमीटर। एंड अगर यहाँ पर बेरोमीटर देख लियो, इससे भी देख लियो अब क्या होता है, तो बेरोमीटर से जो होता है वायुमंडलीय का दाब नापा जाता है। तो वायुमंडल का भाई, वायुमंडल का जो दाब होता है वो बेरोमीटर से नापा जाता है। अगर कैलोरीमीटर की बात हुई है तो ऊष्मा, तो ऊष्मा का मात्रा जो होता है भाई, तो वो कैलोरीमीटर से नापा जाता है। ठीक है, कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा नापा जाता है, ऊष्मा। ठीक है, तो कैलोरीमीटर याद रख लेना। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर, यही करेक्ट है। दूध का शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से नापा जाता है, मापा जाता है। अगर हाइग्रोमीटर यहां पर देख लिए हो तो इससे याद रख लेना आप लोग वायुमंडल आर्द्रता। ठीक है, तो वायुमंडल का जो आर्द्रता होता है, वायुमंडल का जो आर्द्रता होता है वो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। वायुमंडल का आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। फेदोमीटर से याद रख लीजिएगा समुद्र का गहराई, तो समुद्र का गहराई जो है वो फेदोमीटर से, समुद्र का गहराई, तो जो समुद्र का डेप्थ होता है वो फेदोमीटर से नापा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। और गैल्वेनोमीटर से याद रख लेना विद्युत धारा का जो प्रबलता होता है, जिसे कह सकते हो, तो विद्युत धारा का प्रबलता जो होता है वो गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है। तो विद्युत धारा का प्रबलता गैल्वेनोमीटर से। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व पूछा है ना, तो तत्व हीलियम, हाइड्रोजन। तो भाई देखो ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, तत्व में हाइड्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, अगर नाइट्रोजन पूछ ले तो वायुमंडल में जो है 78% जो है नाइट्रोजन आपका पाया जाता है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ओके, नेक्स्ट, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यही करेक्ट है। न्यूक्लियस में जो होता है मेरे भाई वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखो ये जैसे एटम है ना, ये एटम है और ये भाई न्यूक्लियस है आपका, और न्यूक्लियस के अंदर में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये स्थित रहता है। तो ये एटम के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यही आपका करेक्ट है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट,
लोहे में जंग किस कारण लगता है बताओ? ऑक्सीकरण के कारण। तो लोहा में जंग जो लगता है भाई वो ऑक्सीकरण के कारण, तो यही करेक्ट है, ऑक्सीकरण के कारण ही जो है लोहा में जंग लगता है। और एक ये भी ध्यान में रख लेना कि लोहा में जंग लगने से वजह से जो है ना उसका वजन जो है बढ़ जाता है, वेट जो है बढ़ जाता है। तो लोहा में जंग लगने की वजह से जो है उसका वजन बढ़ जाता है। और जंग का आप लोग सूत्र भी याद रख लोगे, इसका जो फॉर्मूला होता है जंग का, रस्ट का, वो होता है Fe2O3 Fe2O3.XH2O, ठीक है। तो ये जंग का आपका फॉर्मूला है, इसको भी याद रख लेना, Fe2O3XH2O, ठीक है। तो ये जंग का रस्ट का सूत्र है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को दर्शाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या 2n², 2n। तो भाई देखो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या को 2n² के द्वारा ही दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो विश्व का सबसे बड़ा कोशिका, विश्व के स्तर पर पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा, तो विश्व का सबसे बड़ा कोशिका सेल पूछा है, कौन सा है? तो देखो विश्व का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, तो यही करेक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता है। अगर विश्व के लेवल पे पूछ ले, वर्ल्ड लेवल पे, कि सबसे छोटा कोशिका कौन है, तो स्मॉलेस्ट सेल, ये सब विश्व के लेवल पे बता रहा हूं। तो स्मॉलेस्ट सेल अगर विश्व के लेवल पे पूछ ले तो याद रख लेना PPLO, PPLO, जिसे कि कहा जाता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसे ही कहते हैं माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम, सेप्टिकम। तो विश्व के स्तर पे अगर सबसे छोटा सेल पूछ ले तो माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम, जिसे कि PPLO कहा जाता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये विश्व के स्तर पर सबसे छोटी कोशिका, और विश्व के स्तर पर सबसे बड़ा सेल जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले भाई कि मानव लेवल पर अगर पूछ ले ना कि मानव लेवल पर, तो मानव लेवल पे जो होता है ना, ह्यूमन लेवल पे, तो ह्यूमन लेवल पे आपको याद रख लेना है कि सबसे छोटा कोशिका जो होता है ह्यूमन लेवल पे वो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। तो ह्यूमन लेवल पे आपको याद रख लेना है, ह्यूमन लेवल पे सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका या सेल याद रख लीजिएगा, तो ये शुक्राणु स्पर्म हो जाता है। और अगर ह्यूमन लेवल पे ही पूछ ले कि सबसे बड़ा कोशिका, ह्यूमन लेवल पे सबसे बड़ा कोशिका पूछ ले तो वो अंडाणु हो जाता है, ओवम हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन लेवल पर सबसे बड़ी कोशिका या सबसे बड़ा सेल अगर पूछ ले तो अंडाणु, ओवम याद रख लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज याद रख लेना आप लोग कि अगर ह्यूमन लेवल पे अगर सबसे लॉन्गेस्ट सेल पूछ ले कि सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल, तो ह्यूमन लेवल पे सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो जाता है नर्व सेल, जिसे आप लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं या फिर न्यूरॉन भी इसे कह सकते हो। तो लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछ ले ह्यूमन लेवल पे तो नर्व सेल को याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और नर्व सेल को ही न्यूरॉन भी कहा जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट, अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन? तो अनाज के छिलके में अगर पूछ ले तो अनाज के छिलके में जो है B1, तो करेक्ट B1 थाइमिन जो है यही पाया जाता है, थाइमिन, ठीक है। तो B1 थाइमिन जो है आपके अनाज में पाया जाता है, अनाज के छिलका में। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है आपका, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो बताओ द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। तो देखो भाई द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, या फिर इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो देखो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा जो स्थापित था वो था लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक ना, लैंड होल्डर सोसाइटी। और इसका जो स्थापना किया गया था ये 1838 में करा गया था, 1838 में करा गया था, ठीक है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में किया गया था। अब यहां पर देख लो, अगर आपसे पूछ ले क्या कहता हूं उसे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपसे पूछ ले कि इसके स्थापना किसने करा है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से आप लोग याद रख लेना दादा भाई नरोजी जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किए थे। दादा भाई नरोजी जो थे वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किए थे और 1852 में किए थे, ठीक है। 1852 ही ना था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? अच्छा नहीं यार, ये 1852 नहीं, 1866 में जो था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया था दादा भाई नरोजी के द्वारा। अगर इंडियन एसोसिएशन आपसे पूछ ले, इंडियन एसोसिएशन, तो इसे याद रख लेना सुरेंद्र नाथ बनर्जी से, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से याद रख लेना
इंडियन एसोसिएशन, बनर्जी। और इसका स्थापना जो है 1876 में किया गया था, कोलकाता में करा गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पूछ ले तो भाई इसमें बदरुद्दीन तैयब जी याद रख लेना, फिरोज शाह मेहता याद रख लेना और केटी तेलंग याद रख लेना। बदरुद्दीन तैयब जी और एक याद रख लेना फिरोज शाह और एक याद रख लेना केटी तेलंग। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी केटी तेलंग, तो ये सब याद रख लोगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधार को विरोध करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो यही करेक्ट हो जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना देख रहे हो ना, तो देखो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना एओयूम, तो एओयूम के द्वारा ही स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था भाई। और 1885 में जो है 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितना? तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और इसमें जो है 9 प्रस्ताव जो है आपका पारित किया गया था। 9 प्रस्ताव जो है 1885 के अधिवेशन में पारित किया गया था। और इसका जो अध्यक्षता किए थे वो बेमोश चंद्र बनर्जी ने किया था। 1885 का अधिवेशन जो हुआ था, अध्यक्षता बेमोश चंद्र बनर्जी ने करा था। और ये 1885 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में जो है 1885 के अधिवेशन का अधिवेशन हुआ था। तो 1885 का अधिवेशन कहां हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। अध्यक्षता बेमोश चंद्र बनर्जी ने करा था। इस बात को ध्यान रख लेना। बदरुद्दीन तैयब जी से याद रख लेना, जो ये पहले जो थे, फर्स्ट जो थे मुस्लिम अध्यक्ष थे। फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन में भाग लिया था। 1887 के मद्रास अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ठीक ना? तो 1887 मद्रास अधिवेशन का अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने करा था और उसके वो अध्यक्ष रहे थे। जॉर्ज यूले से याद रख लेना, पहले यूरोपीय अध्यक्ष, फर्स्ट जो थे यूरोपीय अध्यक्ष। तो पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक ना? यूरोपीय अध्यक्ष। और इन्होंने जो अध्यक्षता करा था वो 1888 के अधिवेशन का अध्यक्षता करा था। ठीक ना? 1888 के अधिवेशन का जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता करा था। मेरे भाई इस बात को आप लोग ध्यान में रख लियो आप लोग अपने। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखो कौन था? लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखो कांग्रेस की स्थापना के समय पूछ लेना तो लॉर्ड डफरिन के साथ चले जाइएगा। और लॉर्ड डफरिन का एक स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा कि कांग्रेस को जो है ना सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया था। कांग्रेस को जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया था लॉर्ड डफरिन ने। इस बात को भी स्टेटमेंट में आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है ना एकमात्र जो अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था वो किया गया था बेलग्राम अधिवेशन। और ये अधिवेशन जो हुआ था 1924 में हुआ था। बेलग्राम अधिवेशन 1924। ठीक है, तो एकमात्र अधिवेशन महात्मा गांधी ने जिसका अधिवेशन किया बेलग्राम अधिवेशन था और ये 1924 में किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन से आप लोग क्या याद रख लोगे भाई? इसका जो अधिवेशन हुआ था ये 1938 में हुआ था और इसका अध्यक्षता जो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है भाई हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। और एक आप लोग जो याद रख लोगे क्या कहता हूं यार, छोड़ो उसको बाद में बताऊंगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। यहाँ पे कराची अधिवेशन से आप लोग याद रख लेना, ये 1931 का अधिवेशन था, कराची अधिवेशन। ठीक है, तो 1931 का अधिवेशन कराची अधिवेशन और इसका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार पटेल ने अध्यक्षता किसने करा है? तो सरदार पटेल ने करा है। और इसी में जो है मूल अधिकार का प्रस्ताव पेश हुआ था। मूल अधिकार का प्रस्ताव, तो मूल अधिकार का प्रस्ताव जो है 1931 के कराची अधिवेशन में पेश हुआ था। सरदार पटेल ने इसका अध्यक्षता करा था। फैजपुर अधिवेशन से याद रख लेना, गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन। गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन जो था वो फैजपुर अधिवेशन था। ठीक है, तो गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन और इसका अध्यक्षता किसने किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने करा है। जवाहरलाल नेहरू ने करा था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करा रखा है, आप लोग पूरा कंप्लीट देखोगे एंड मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। तो फिर मिलता हूँ कल आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।